नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन अनुच्छेद 370 को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विरोध के बीच जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 370 दोबारा लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अब हंगामे के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या धारा 370 को दोबारा लागू किया जा सकता है? अगर नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया? लेकिन बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि अब धारा 370 इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह दावा सही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की मुहर भी लग चुकी है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से यहां पर पोस्टर बैनर लहराए गए हैं, हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। तो इसके बाद मार्शल्स ने मोर्चा संभाला है। अब धारा 370 जो रद्द हो चुकी है उस पर बवाल क्यों हो रहा है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। घाटी को स्पेशल स्टेटस यानी धारा 370 वाले अधिकार वापस देने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार चाहती है कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाले अधिकार उसे घाटी में फिर से दिए जाने चाहिए। इसके विरोध में सदन में बीजेपी के एमएलए ने जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। शुरुआत में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की, धीरे धीरे धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। अंत में सदन में प्रस्ताव को फाड़ने के लिए बीजेपी के विधायक वेल में आ गए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मारपीट के वीडियो भी सामने आए। वहीं इस तरह के हमले को लेकर बीजेपी इसकी निंदा कर रही है। बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हाउस के चेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सदन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से नहीं चल रहा, स्पीकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहां से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहां पर माहौल बिगड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही ताकतों के साथ काम कर रही है, इसीलिए देशद्रोहियों का साथ दे रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं उसमें कहा गया है कि विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 29 एमएलए हैं। प्रस्ताव जब पेश हुआ तो बीजेपी एमएलए ने इसके विरोध में नारेबाजी की और जय श्री राम के नारे लगाए। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने कहा, इस तरह का प्रस्ताव देश को बांटने वाला प्रस्ताव है। आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे?
कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। बात तब और बिगड़ गई जब प्रस्ताव बहुमत के दम पर उमर अब्दुल्ला सरकार पास कराने में सफल रही। इसके बाद तो बीजेपी के एमएलए वेल में उतर आए। उन्होंने पास हो चुके प्रस्ताव के कागजात को फाड़ने का प्रस्ताव किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी वहां पहुंच गए। दोनों पार्टी के नेताओं में जमकर झड़प हुई, लेकिन जम्मू में धारा 370 खत्म कर दिया गया। लेकिन इसकी सियासत खत्म नहीं होते दिख रही। बहरहाल उमर सरकार ने धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पास करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, ये जो सवाल है कि धारा 370 पर बवाल आप क्यों हो रहा है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। स्वागत कर लेते डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़े हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोहित शर्मा जी हमारे साथ, पीडीपी प्रवक्ता हैं। अश्विनी हांडा साहब हैं, डीपीएपी प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करूंगी यहाँ पर अश्विनी हांडा जी से। अश्विनी जी, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको, जब धारा 370 लागू नहीं हो सकती है तो इतना बवाल क्यों? मोनिका जी, 2-3 प्रश्न है। सबसे पहले मैं मैडम स्मृति ईरानी जी के सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 इतिहास का हिस्सा है। डायरेक्टली तो मैडम, धारा 370 इतिहास का हिस्सा नहीं, आपने इसको इतिहास का हिस्सा बना दिया है। रास्ता, आप पूछ रही थी कि रास्ता क्या है, अब ये कभी वापस नहीं आ सकती, तो उसका रास्ता वही है जिसको आपने अपनाया, और जिस तरीके से इसको निरस्त किया गया उसी रास्ते से ये वापस आएगा। आपको 70 साल लगे इसको वापस इसको हटाने में, हो सकता है 5 साल 10 साल लग जाए इसको वापस लगाने में, तो बड़ी बात नहीं है। धारा 370 इतिहास में है, रहेगी और हमेशा के लिए रहेगी। जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो मैंडेट आया है वो लोगों के जज्बात हैं। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस हो और राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरस्त किए गए 370 को जनता ने नकार दिया है। ये आपके सामने है। जिस तरीके से अक्सरियत जो है वो इंडिया अलायंस को मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज असेंबली के अंदर बिहेव कर रही है, उसका आचरण बिल्कुल भी जो है वो शोभनीय नहीं है। और जिस तरीके से धार्मिक नारे लगाए गए हैं असेंबली के अंदर, वही नारे अगर किसी और समुदाय के लोगों ने लगाए होते तो आज पूरे देश में बवाल कर दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने। तो असंवैधानिक तरीका जो अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और इस तरह के नारे संविधान के पटल पर नहीं लगने चाहिए, संसद के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आचरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की आवाज को दबाना कहाँ की न्याय संगत है, क्योंकि ये लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ना तो उस समय जब धारा 370 को निरस्त किया गया तो लोगों से सहमति ली गई, और आज जिस तरीके से लोगों ने अपने जज्बात साफ कर दिए हैं, लोग जम्मू कश्मीर के धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं और यहाँ के राज्य को जो है वो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करवाना चाहते हैं। तो ये इससे सीधा क्लियर कट मैसेज है भारत सरकार को कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपके खिलाफ और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला किया है, वही आज जो है वो असेंबली ने पास कर दिया है। और आने वाले दिनों में चलिए, भारतीय जनता पार्टी की हम प्रतिक्रिया ले लेंगे। पहले सोहित शर्मा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सोहित शर्मा जी, आपका क्या स्टैंड है इस पर? सोहित जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस बात को हमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये बात समझानी पड़ेगी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में बदनाम किया है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में ये बिल पास करते हैं 370 को हटाने में, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता को इन लोगों ने विश्वास में नहीं दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने
जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात करते हुए पार्लियामेंट में 370 का बिल हटाने का बिल पास कर दिया। अच्छा। 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से इन्होंने हमारे स्टेट सब्जेक्ट को खत्म किया, जिस तरह से इन्होंने हमारे अधिकारों को खत्म किया, हमारे लैंड सेफ एक्ट को खत्म किया, हमारे नौकरियों को खत्म किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। यही दोहरे चरित्र के कारण आज जम्मू कश्मीर ऐसे हालात में पहुंच गया है कि सोई जी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, कैसे दोबारा बहाल करवाएंगे आप धारा 370? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल तरीका है जम्मू कश्मीर के आवाम से खेलने का? क्या लगता है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम बोली है, इस बात को समझना होगा। अगर असेंबली में लोग जीत कर गए हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम बोली है, इस बात को समझे आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अधिकारों को खत्म किया गया है, इस बात को समझना होगा। विधानसभा में जो भी विधायक बैठे सभी जीत कर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो दूसरे किसी पार्टी के हों। बिल्कुल, मैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना होगा, बार बार जम्मू कश्मीर को बदनाम कर इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। धारा 370 में था क्या? एक स्टेट सब्जेक्ट। धारा 370 को रद्द करके आपको नहीं लगता कि मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई थी घाटी को? अरे जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, तब से मुख्य धारा से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर ने कितनी डेवलपमेंट की है, कहां तक जम्मू कश्मीर पहुंचा है। लेकिन जब मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो हालात बन गए हैं, नहीं तो अगर आप किसी स्टेट में चले जाओ, हिमाचल में 371 है, गुजरात में 371 है, महाराष्ट्र में 371 है, नॉर्थ ईस्ट में 371 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इन लोग इन स्टेटों में अगर स्पेशल स्टेटस है तो जम्मू कश्मीर को निशाना क्यों बना दिया? ठीक है, चलिए निरंजन पोदार जी का रुख कर लेते हैं। निरंजन जी, देखिए धारा 370 तो अब नहीं है, रद्द हो गई है, और अब अगर उसका जिक्र हो रहा है तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की मानसिकता है वो किसी परिस्थिति में नहीं बदल सकती। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी चीज है, आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसके अंदर उसका अलग झंडा, अलग विधान, अलग संविधान, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको कम किया गया। और अब जब 2019 के अंदर इसकी धारा 370 भी वहां से रिवील कर ली गई, धारा 370 और 35 से रिवील कर ली गई। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में क्या जम्मू कश्मीर में सुधार नहीं हुआ है? किसी भी राज्य के लिए क्या चीज चाहिए? किसी भी राज्य के लिए चीज ये चाहिए कि भाई वहां की जनता के जीवन में सुख खुशहाली कैसे आए, उस राज्य का विकास कैसे हो, उस क्षेत्र की प्रगति कैसे हो, यही चीजें महत्वपूर्ण होती है ना। जब धारा 370 थी 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर और आज के जम्मू कश्मीर को आपको अंतर नजर नहीं आ रहा? उससे पहले जिस तरीके से सारे दिन वहां पे हड़ताल और ये जिसको कहते हैं बंद और ये कभी पत्थरबाजी और जिस तरीके से आतंकवाद और घटनाएं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 75 वर्षों से 72 वर्षों से आप ये देखेंगे कि धारा 370 के साथ वाला जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा बजट जम्मू कश्मीर को जाता था। उसके बाद में वो पिछड़ क्यों गया? जो हमारे यहाँ धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और जिस तरीके से वहां पे पर्यटन उद्योग इतना फलता फूलता था, मैं 90 के दशक से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में कश्मीर इतना पीछे क्यों चला गया था? धारा 370 इतनी अच्छी होती तो वो तो देश का अग्रणी राज्य होता। और अगर हम पिछले 6 वर्षों की यानी कि धारा 370 हटने के बाद के जम्मू कश्मीर को, जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में जम्मू कश्मीर की हम मूल्यांकन करें, तो आपने देखा होगा कि अभी दीपावली पे, उससे पहले 15 अगस्त पे, उससे पहले 26 जनवरी पे जिस तरीके से लाल चौक के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि भाई वहां पे जो मुहर्रम का जुलूस है वो कितना शांतिप्रिय तरीके से वहां पे संपन्न हुआ। ये सारी की सारी चीजें क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? वहां जिस तरीके से जो बंदी का माहौल था, जिस तरीके से
जनता कर्फ्यू और जनता बंद और जनता जिस तरीके से परेशान थी, इससे पहले का जो धारा 370 वाला जो जम्मू कश्मीर है, कभी आपने देखा कि वहां पे 20 से 25% से ऊपर कोई मतदान हुआ था? लेकिन इस बार 60% का मतदान वहां पे जिस तरीके से हुआ, जनता बाहर निकली। क्या आप वही अलगाववाद, वही हुर्रियत का गरम दल, वही हुर्रियत का नरम दल, वही जिस तरीके से वो हुर्रियत वाले आपके और हमारे बीच, हमारी आंखों देखी बात बता रहा हूं कि जो हुर्रियत वाले आते थे और जहां राष्ट्रपति बैठता है, जहां से संसद चलती है, जहां से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरे देश को और सरकारों को धमका करके जाया करते थे। क्या आप उसी युग को वापस लाना चाहते हैं? ठीक है। अरे आपको अब वहां पे जनता ने चुन करके सत्ता में लाए हैं, अब आप इस चीज की परवाह कीजिए कि जो विकास की गति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जनता के जीवन को और खुशहाल कैसे किया जाए, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जिसको कहते हैं कुपोषण को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज के ऊपर आप चर्चा कीजिए। आप वापस उसी राग पे आ गए जो राग पाकिस्तान पिछले 6 साल से उठाता हुआ आ रहा है, जो जिस तरीके से विश्व बिरादरी में भागता फिर रहा है। तो क्या आप किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको कम से कम आज राष्ट्र के साथ जब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है विकास की दौड़ के अंदर, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर बराबर का भागीदार बन रहा है, आज वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। क्या आपको पता नहीं है वो चीज? ठीक है सर, ठीक है। चलिए हिमांशु जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। हिमांशु जी, देखिए तमाम तरह के आरोप दूसरी पार्टी आप पर लगा रही है, पीडीपी को भी आपने सुना, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी सुना। उनका कहना है कि बीजेपी का जो तरीका है विधानसभा में वो बहुत असंवैधानिक तरीका रहा, जिस तरह की नारेबाजी की गई, जिस तरह से विरोध अपना जाहिर किया गया। जी, अब संवैधानिक क्या होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो ये संविधान की बातें करते हैं उनको ये बोलते हुए नहीं शर्म आ रही है कि जो एक देश में 2 संविधान और 2 प्रधान लाने का जो नारा खुद ला रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि असंवैधानिक है। जिनके राज में जो है सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट वंचित ना होती हो, 1983 के बाद जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, कश्मीर में जैकेट ना वंचित किया जाए, सेना पे हमले होते हो, वो लोग हमें बता रहे हैं कि असंवैधानिक क्या है। असंवैधानिक मैं बताता हूँ क्या है। ये बताइए, जो आप ये 370 हटा रहे हैं, इसके बाद जो SC ST को, जो वाल्मीकि समाज को हमने जो दिया है, सम्मान दिया है, वो क्या आप लाएंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाए हैं वो कैसे लाएंगे? ये लाया है ये पाकिस्तान समर्थक लोग हैं। देखिए मैं खुलेआम आज बोलना शुरू कर देता हूँ, ये आज तक तो हिंदू विरोधी थे, अब ये हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अब ये समाज विरोधी हो गए। अब ये जो उन्होंने बात की है, आज देशद्रोही बात की है, तो देश विरोधी बातें की है। तो 370 हटाने के बाद हमारे कश्मीर में इतनी उन्नति आई है, जो है दिवाली जो है शारदा मंदिर में 75 साल बाद मनाई गई है। कश्मीरी पंडितों का नवरे महोत्सव जो है 30 साल बाद मनाया गया है। इवन ये जो लोग कहते हैं मुस्लिमों की बात करते हैं यहाँ बैठ के, मुहर्रम शिया सुन्नी का जो बीच की लड़ाई थी उसको बंद करके 30 साल बाद मुहर्रम जो है शांतिपूर्वक जो है तरीके से आज 370 हटने के बाद ही हो पाया है। ठीक है। और जो इनकी बातें हैं, जो ये यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचाते हैं, जो मणिशंकर अय्यर इनके जाते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान, इनकी सरकार के लोग बोलते हैं पाकिस्तान के पास जाके बोलते हैं कि आप हमारी सरकार बनाइए, ये आज हमको बात कर। और जो इनके राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव से पहले सड़क में जाके बोलते थे, संविधान दिखाते थे, ये खुद 2 संविधान क्यों लाना चाह रहे हैं भारत देश में, जरा मुझे बताएं। और इसके आने के बाद जो SC ST के खिलाफ जो होगा, जो वाल्मीकि समाज है, उनको जो फायदे दिए ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी आंडा जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी बताइए, धारा 370 हट गया है तो नुकसान क्या है? ये तो हम सभी ने देखा कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया हुई है, ये भी हमने देखा कि टूरिज्म में किस तरह से इजाफा हुआ है, ये भी हमने देखा कि लगातार अगर आप देखेंगे बाकी भारत के लोग भी जम्मू कश्मीर घूमने आराम से जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के आवाम भी जितना हमें लगता है वो इस बात से संतुष्ट है कि धारा 370 हट गई, क्योंकि सबको डेवलपमेंट चाहिए एट द एंड। तो इसमें दिक्कत किस बात की है? हिमानी जी, अगर इतना ही इन्होंने खुशहाल किया होता तो इनको भारतीय जनता पार्टी को उधर एक भी नुमाइंदा नहीं मिला कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो मिला वो सब जमानतें जब्त करा चुके हैं। तो कितनी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की है वो सामने आया है। दोनों भाइयों को मैं ये जवाब देना चाहूंगा, एक तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और दूसरे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं।
जी, राजेंद्र कश्मीर जो है वो लाल चौक तक सीमित नहीं है, वो 1.5 किलोमीटर का एरिया नहीं है कश्मीर कि आप लाल चौक में कोई भी इवेंट कर दोगे बंदूक के साए में तो उसको पूरी दुनिया को दिखाओगे कि कश्मीर ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे उस दिन पुंछ में हमारे 11 जो है वो देश के सैनिकों को शहीद कर दिया गया। बड़े शर्म की बात है कि उस दिन किसी भी देश के बड़े चैनल ने 4 घंटे तक ये खबर नहीं चलाई। जब तक प्रधानमंत्री जी की शब्द पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां पे आतंकवाद खत्म हो गया है। ये कहा गया था कि धारा 370 हटाने के बाद कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज भी प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। कल की घटना है कि श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का शगुफा था ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। कश्मीर लाल चौक तक सीमित नहीं है। कश्मीर का लाल चौक वाली बात मुझे लगता है शायद एक सिंबॉलिक बात है, क्योंकि ऐसे कहा जाता था कि लाल चौक बहुत सेंसिटिव एरिया है और हमेशा जिस तरह की खबरें यहाँ पर आती थी हमेशा पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब और भी तरह की खबरें जो है देखने को मिलती हैं। लोग लाल चौक घूमने भी जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो सिंबॉलिक। जी, आपने पर्यटन की बात की। पर्यटन जो था वो 2003 से लेके 2000 जो है वो 14 तक पर्यटक वहां पे आ रहे थे। और मैं आपको एक निरंजन जी, ये जो पर्यटकों का गुणगान किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, वो सरकार चला रही है। और ट्रैवल एजेंसी के आंकड़े होते हैं कि इतने टूरिस्ट आ गए उतने टूरिस्ट आए। टूरिज्म टेररिज्म का कभी विकल्प नहीं हो सकता है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास टेररिज्म के खिलाफ कोई रणनीति नहीं थी। लेकिन सर आपको लगता नहीं टूरिज्म बहुत बड़ा वहां पर एक रोजगार का साधन है? मैं बताता हूँ आपको, टूरिज्म सिर्फ उन लोगों को जो श्रीनगर के एरिया के होटलियर्स हैं उनको फायदा होता है इससे। आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, सिर्फ जो वहां पे होटलर्स हैं जिनके होटल्स हैं जो शॉप्स खोले हुए हैं उन 4 लोगों को फायदा होता है टूरिज्म से, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं होता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि टूरिज्म बढ़ गया है, तो ये जम्मू से टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है जो कश्मीर जाता है। 90% वो लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी कश्मीर में 3 से 4 हजार टूरिस्ट ही आते हैं और टूरिस्ट को ना तो उस समय किसी ने परेशान किया ना आज कोई परेशान कर रहा है। ठीक है सर, मैं इसमें भी अभी चर्चा करूंगी कि टूरिज्म किस तरह से बढ़ा। नम्रता जी हमारे साथ जुड़ के कांग्रेस को रिप्रेजेंट करिए, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नम्रता जी, एक प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं। धारा 370 पर इतना बवाल हो रहा है, कितना इत्तेफाक आपका इससे, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को बाहर से समर्थन आप दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने का काम कर रही है। उनकी नजर इस वक्त के चुनावों पे है जो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं और जो झारखंड में होने जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड, हालांकि 370 पे क्लियर तो था नहीं, चुनावों से पहले भी आपने भी कोई खुलकर ये बात कही मंच पे कही नहीं कि 370 अगर हम आ जाए। बात रेजोल्यूशन पे होनी चाहिए ना, तो रेजोल्यूशन में आपने कहीं 370 का जिक्र देखा, आपने रेजोल्यूशन में कहीं 35A का जिक्र देखा? तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे रेजोल्यूशन पे बात करनी चाहिए थी। तो रेजोल्यूशन पे कहीं भी 370 और 35A की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही हमारे लिए रास्ता खुला रखा है, वो है स्टेटहुड का, और हमने बात अपनी स्टेटहुड बहाली की है। और आज देखिए जम्मू कश्मीर का कितना दुर्भाग्य है कि जम्मू के लोगों ने जिनको चुना वो आज हमारी स्टेटहुड के खिलाफ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि कोई मच्छी बाजार होता है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जम्मू कश्मीर के अस्मिता का सवाल है, उसकी अपनी प्रिंसिपल स्टेट का सवाल है, उसका विरोध करने के लिए ये वहाँ खड़े हो जाते हैं इनके एमएलए और उसका जम्मू कश्मीर का विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का विरोध जी की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और हत्यारे हैं जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जो जिसने यहाँ पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया है। ठीक है, चर्चा हमारी जारी रहेगी जी। रुकावट है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। मैं आऊंगी निरंजन जी आपके पास और मैं आपके पास भी आऊंगी हिमांशु जी। एक ब्रेक लेकिन मुझे लेना होगा, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा करें धारा 370 पर बहाली, और एक बार फिर से इतना बवाल क्यों हो रहा है जबकि यहाँ पर बहाली मुमकिन नहीं है। बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन जी देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी।
कदाचित आज जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे जो जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जब धारा 370 रिवील और 35 से रिवील करने के लिए वहां पे जब फोर्सेस लगाई गई थी और जिस तरीके से सबको नजरबंद किया गया था, उसके बाद में किस तरीके का प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जा रहा था कि कश्मीर के अंदर लोगों को हाईजैक कर दिया, फलाना कर दिया। उस टाइम भी जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी और उस समय डिबेट हो रही थी, तो मैं उस टाइम एक बात कहता था कि जब भी किसी महिला को प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा होती है, और वो जो प्रसव पीड़ा होती है वो ऐसी होती है कि आदमी को ऐसा लगता है कि इससे बुरा काम नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रसव संपन्न हो जाता है और उसके बाद में 1 महीने 1.5 महीने बाद में खुशहाल महिला अपने बच्चे को लेकर के घर से आती है, तो उसी घर में इतनी खुशियों का और इतना जिसको कहते हैं बड़ी खुशी का और उसके अंदर वो जो मातृत्व और वात्सल्य उत्पन्न होता है, वो पूरा जीवन उसका संवर जाता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जब ये धारा 370 और 35 रिवील करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, फोर्सेज लगानी पड़ी, और जिस तरीके से नेट बंद किया गया, पहले ये कहा जा रहा था कि भाई पता नहीं वहां पे कितना मानवाधिकारों का हनन हुआ। आज जिस तरीके से वहां पे जो जिसको कहते हैं प्रजातंत्र विस्थापित हुआ है, और उसके बाद में चाहे आप लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, चाहे वर्तमान विधानसभा चुनाव की बात करें, कभी इतना मतदान हुआ, जनता इतनी मुखरता से और इतनी निडरता से कभी निकली है। इससे पहले तो जब भी चुनाव होते थे धारा 370 से पहले, 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, आतंकवादियों के होते थे कि अगर कोई वोट डालने जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, और लोग भय और आक्रांत के चक्कर में लोग वोट डालने से डरते थे। लेकिन इनको अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही। हाँ ठीक है, अभी वहां पे कुछ जिलों के अंदर वो समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फर्क जो आया है वो फर्क पड़ा है ना। आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं लाल चौक, अरे लाल चौक कैसे, जहां जो कश्मीर की राजधानी मानी जाती है, जो कश्मीर का मुकुट माना जाता है, जो कश्मीर का हार्ट माना जाता है, उसी से तो मूल्यांकन होगा कि भाई वहां पे क्या आज की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। और आप अगर किसी चीज को देखना ही नहीं चाहे, आप अगर जिसको कहते हैं सतुर मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को केवल रेत में धसाना चाहे, तो उसका इलाज तो मेरे हिसाब से हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और अब जब सरकार बन गई है, जनता ने किसी अपेक्षाओं से, उम्मीदों से आपको जब वहां पे चुन करके सत्ता में बिठाया है, तो आज आपको देश के साथ रेस लगानी चाहिए, विकास की रेस लगानी चाहिए, जनता को कैसे फैसिलिटेट किया जाए उसकी रेस लगानी चाहिए, वहां पे शिक्षा से कैसे लड़ा जाए, वहां कुपोषण से कैसे लड़ा जाए, वहां गरीबी से कैसा लड़ा जाए, कि आप विशेष पैकेज की मांग कीजिए कि कश्मीर को हमारे को साथ में पूरे देश के साथ चलाने के लिए हमें फला चीज के सहयोग की आवश्यकता है। जबकि आप क्या कर रहे हैं, आप विरोध की और जिसको कहते हैं वैमनस्य की राजनीति, यानी ठीक है सर, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी पहले आपका रुख कर लेते, फिर नम्रता जी आपके पास आ रहे हैं। निरंजन जी, पहले आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। लाल चौक कश्मीर की राजधानी नहीं है, और किस देश में, किस लोकतंत्र में लोगों के साथ जबरदस्ती की जाती है अपने कानून बनाने के लिए? क्या भारत ऐसा लोकतंत्र है कि उसके लोगों को जबरदस्त नजरबंद किया जाए, 6-6 महीने तक टेलीफोनिक और इंटरनेट बंद कर दिया जाए, उन लोकल नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, और सिर्फ अपने एजेंडा सेट करने के लिए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे लोग भारत के नाम को, भारत के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। आपने ये माना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरबंद कर दिया गया, आपने ये माना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जबरदस्ती की गई। ये अच्छी बात है कि आज आपका मुखड़ा साफ हुआ है पूरे दुनिया के अंदर कि आप। अश्विनी जी, आप उन कुछ चुनिंदा पत्थरबाज लोगों की बात करें, आपको लग रहा है पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर किसी वजह से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं कभी बाधित की जाती किसी भी एरिया में, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही। ऐसा फिर मुझे पहली बार हुआ है जब आम लोगों को नजरबंद किया गया है, पूरे जम्मू कश्मीर को नजरबंद किया गया है, और कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किया गया है, जिसमें हम भी शामिल थे। ये कहना कि खाली कश्मीर के लोगों को और पत्थरबाजों को, पत्थरबाज तब नहीं थे, पत्थरबाज बाद में आए हैं और जहां से पहले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने एजेंडे के लिए
जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1.5 खित्ते की जो है 1.5 जिले की पार्टी रह गई है कश्मीर के अंदर। ठीक है, निरंजन जी जवाब देंगे आपको। पार्लियामेंट के अंदर 2 लोग नहीं मिले कश्मीर में अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए। मोनिका जी, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक छोटा सा सीधा सा प्रश्न है कि जब किसी के शरीर में कोई ट्यूमर हो जाता है और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है कि नहीं देता है? 6 घंटे 8 घंटे उसको बेहोशी की दवाई दी जाती कि नहीं दी जाती है ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए। और हमारे यहाँ दूसरी चीज और कही जाती है कि किसी आदमी के शरीर में कोई ऐसा रोग हो रहा है और अगर कोई वैद्य उसको कहे, बड़े शर्म की बात है निरंजन जी, आप जैसे पत्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों को रोगी मानते हैं। सुनिए मेरी, बड़े शर्म की बात है कि आप जैसे पत्रकार देश के जम्मू कश्मीर के लोगों को रोगी मानते हैं। ये हम सबसे बचा के रखी है। ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को रोगी मानते हैं। कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको इतिहास बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, आप क्या जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर था। आप जिस तरीके से वहां पे अश्विनी जी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। नम्रता जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। रुकिए, मैं आप लोग के पास आ रही हूँ। नम्रता जी की बात भी सुन लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है। निश्चित रूप से वो बीमार है, जिस तरह से ये पत्रकार साहिब अपनी बात को रख रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी भाजपा से ग्रस्त है। देखिए, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को जानने के लिए जम्मू कश्मीर आना जरूरी है। और आपने क्या रेजोल्यूशन पढ़ा जिसमें ऐसा कुछ था जिसपे इस तरह का विरोध प्रदर्शन की जरूरत थी? मुझे लगता है भाजपा ने फॉर द सेक ऑफ कि वो अपने अकाउंट को दिल्ली में बैठे। नम्रता जी, एक बात का जवाब मेरा भी दीजिए। अश्विनी जी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री, अपना संविधान था, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती है? आपको कांग्रेस को रिप्रेजेंट करिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? अश्विनी जी की बात को किसी बात का जवाब देना या नहीं देना की बात नहीं है। बात यह है कि बात आप रेजोल्यूशन पे कर रही है। बात रेजोल्यूशन पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 को कह दिया है कि वो निरस्त कर दी गई है, उसके पास हमारे पास एक ही हथियार रहता है कि हम अपनी स्टेटहुड की मांग करें। और हम अपनी स्टेटहुड की मांग को लेकर वो रेजोल्यूशन कल पेश किया गया है विधानसभा के अंदर। उसका विरोध करने का क्या मकसद था भारतीय जनता पार्टी का? क्या वो नहीं चाहती कि वहां की स्टेटहुड बहाल हो? हमारी नौकरियों पे जिस पे डाका डाला है उसको फिर से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया जाए? क्या वो नहीं चाहते कि जमीनों का हक जिसे खोल दिया है बाहर वालों के लिए? 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है आज जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ खनन माफिया को लाके हमारी जो रेत बज रही है उस पर लूट खसूट मचाई जा रही है। तो मुझे लगता है स्पेशल स्टेटस तो बाकी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर है और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो इसकी मांग कर रही हैं। क्या वो एंटी नेशनल है? तो आप हमेशा से जम्मू कश्मीर को ऐसी नजर से क्यों देखते हैं और ऐसी घृणा पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए क्यों पैदा करना चाहते हैं? हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। स्टेटहुड बहाली एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में बैठी कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा है कि हम देंगे और चुनाव के बाद देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता उनको नकार देगी तो वो हमें स्टेटहुड को नहीं देंगे। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत नहीं दिया है कि वो वहां शासन कर सके, इसीलिए उनकी जो अंदर से भड़ास है वो निकल के सामने आ रही है। देखिए, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, एक भी कुछ तक चीज उसमें ऐसी कौन सी है रेजोल्यूशन के अंदर जिसका वो विरोध करना चाहते हैं? हमने कहा कि हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उसकी बात करेंगे केंद्र के साथ, तो वो नहीं चाहती कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो केंद्र के साथ बात करे। हमने कहा कि हमें हमारी जो स्टेटहुड की चीजें थी, जो पावर्स थी, हम नहीं चाहते कि आज भी केंद्र रिमोट कंट्रोल द्वारा हमारी स्टेट को चलाए। जिस तरह से आज आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद कहा गया कि यहाँ से टेररिज्म खत्म कर दिया जाएगा। फिर जब उनको लगा कि हमारा एक फेलियर था डिमोनेटाइजेशन, फिर उन्होंने कहा जी 370 खत्म कर दी, स्टेटहुड हमारी छीन ली, यूटी बना दिया, अब टेररिज्म खत्म हो जाएगा। जबकि आज जम्मू चल रहा है टेररिज्म से। तो ये कौन से टेररिज्म फ्री की बात करते हैं? आज जम्मू का हर जिला 10 के 10 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पा रही टेररिज्म को। इनका कहाँ है वो आईबी, कहाँ है एनआईए?
क्या वो सिर्फ लोगों के पीछे, विरोधियों के पीछे लगाने का काम कर रही है? क्यों इतना सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है कि आज हमारे बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों पे आज उनको निशाना बनाया जा रहा है, टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, और हमारे फौजी भाइयों को रोज निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को रोज निशाना बनाया जा रहा है। क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो आज हमारी सिक्योरिटी के साथ खेल रही है? तो जो इन सब मुद्दों के बजाय वो बात को, और प्रसव की पीड़ा को ये क्या जाने, महिलाओं को पता है कि क्या दर्द होता है और क्या उसके बाद सुख का आनंद होता है। ठीक है। लेकिन आप, ये कोई वैसी वाली चीज नहीं कि आपने हम सबको बंद कर दिया जेलों के अंदर, और अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते थे तो खुले में करते ना। लॉ को बनाने के लिए आप लोग को कैद कर देंगे? आप हिटलर हैं? ये जर्मनी है? ये भारत है जिसका लोकतंत्र सब पूरे विश्व के अंदर माना जाता है, जिसका लोहा। ठीक है। और आपने उस लोकतंत्र की सोहित शर्मा जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। सोहित शर्मा जी, ठीक है, प्रस्ताव लाया जा रहा है विधानसभा में। हाँ जी, प्रस्ताव लाया जा रहा है, अब धारा 370 बहाल हो जाएगी। जी मोनिका, बात ऐसी है जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता निरंजन जी जिस तरह से बात रख रहे हो, जिस तरह से डरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात थे, मैं एक बार इनको क्लियर करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी भारत में ये सब बताती है कि वाल्मीकि समाज वो जम्मू कश्मीर में कम से ज्यादा 2 लाख के करीब होगा, और जम्मू कश्मीर के जो वो कश्मीरी है वो है 1.5 करोड़ के की, और उनका स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके ये इन लोगों ने वाल्मीकि समाज को इख्तियार दिए हैं। जो अगर ये चाहते तो ये वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट दे सकते थे, लेकिन इन्होंने 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट को खत्म किया, उनके राइट को खत्म किया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम किया। कहाँ बदनाम हो रहा है सर जम्मू कश्मीर भारत में? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एक पार्टी मिलके जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर हमारे देश का क्राउन है सर, क्राउन। तो आज थोड़ी क्राउन है। हिमांशु शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, हिमांशु जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हिमांशु जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे भारतीय जनता पार्टी पर, जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का हक छीन लिया है, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज हमारे इन सभी भाई बहनों की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के और पीडीपी के इनको प्रवक्ता नहीं है, बल्कि रेबिलियस फ्रंट जो पाकिस्तान को समर्थन देती है और अलगाववादी नेता है, इनके भाषण ऐसे लगते हैं। मतलब मुझे तो हाथ जोड़ के बोलूंगा, आप लोग थोड़ी सी तो बोलने के पहले शर्म कर लीजिए। संपर्क टूट गया, एक बार फिर से रुक करूंगी, निरंजन जी का रुख कर लेते हैं। निरंजन जी, आपने सुना किस तरह के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं पर आप पर भी लग रहे हैं। मोनिका जी, ऐसा है जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आपका जिस कलर का चश्मा है आपको वही दिखाई देगा। मुझे एक बात बताइए, चाहे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, चाहे मैं पीडीपी की बात करूं, और जब जम्मू कश्मीर पहुंच जाती है तो कांग्रेस की भी बात इसमें शामिल कर सकता हूँ कि जिनको आतंकवादियों में मुजाहिद नजर आते हैं, जिनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इनको समस्या नजर नहीं आती। आज तक कभी आपने पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुना है कि हमारे को जो हमारा एकीकृत कश्मीर था, यानी कि जो बिना बटा हुआ कश्मीर था, जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, उसको लेने की कोई तजवीज बिठाइए या उसके ऊपर प्रयास कीजिए। केवल और केवल इनका एक ही मकसद रहता है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, यानी कि रेफरेंडम करवाइए वहां पे। और जो वहां पे कश्मीर के अंदर जो कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ मुट्ठी भर जो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उनकी भाषा बोलते हैं। इनको जब बुरहान वानी में, इनको जब यासीन मलिक में, इनको जब आप ये समझ लीजिए मुजाहिद नजर आता है, इनको भारतीय सेना के अंदर जब गुंडे नजर आते हैं, भारतीय सेना का सेना अध्यक्ष जब इनको वहां पे, या इनको जब ये लगता है, ये जब ये बात कहते हैं कि भारतीय सेना वहां लोगों पे जुल्म कर रही है, बलात्कार कर रही है, महिलाओं के साथ शोषण कर रही है, तो मैं ऐसे लोगों का क्या जवाब दूंगा? और ऐसे लोग अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो मुझे स्वीकार है, और एक बार नहीं 10 बार स्वीकार है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि सन 1950 के बाद में 2019 तक, इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को तमाम राज्यों से ज्यादा फंड मिला, विशेष राज्य का दर्जा था,
तमाम पार्टियों की सरकारें रही, बहुत सारे कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए। मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370-35 है इतनी अच्छी, तो वहां की समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हुई तब तक? यानी कि 65 साल का समय कोई कम होता है किसी समस्या को समाप्त करने के तो लिए? आपको क्या लगता है धारा 370 का राग क्यों अलापा जा रहा है? ठीक है निरंजन जी, आपने बात रख रहे हो, ये बताइए अगर जी 20 सेकंड और दीजिए आप मुझे। उसके अलावा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारत के अंदर क्या काम? उसके ऊपर 550 करोड़ रुपए सालाना उनकी सिक्योरिटी पे, उनके रखरखाव के ऊपर ये सरकारें खर्च करती थी। और वो दिल्ली आकर के लुटियंस जोन के अंदर बैठ करके प्रेस क्लब में बैठ वो करके चाहते प्रेस थे कॉन्फ्रेंस इंजीनियर करते थे। राशिद उनको क्यों छोड़ा नहीं पूरे देश लंदन को के चुनावों धमकाते थे, में? प्रधानमंत्री तक को जवाब दीजिए ना, ऑब्जेक्शन के तहत आपने उन्हें अंदर किया, फिर क्यों छोड़ा? और ये उनकी समय इंडिया के अंदर भारत के अंदर ये सारे को दिखाई नहीं दे रहा कि आज कहाँ गए वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? मुझे एक बात बताइए, कहाँ गए मीर भाई फारूक उमर? कहाँ गए वो गिलानी? कहाँ गए वो सारे के सारे? क्योंकि देखिए सीधी सी बात, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अनिष्ट कंटक पर भाई हम जलते अंगारे, और हमारे यहाँ एक चीज और कहा जाती है कि क्षमा को क्या जो नील शान हो। लेकिन यहाँ पे वास्तविकता ये है कि जब इनकी रोजी रोटी इनकी रोजी रोटी आतंकवादियों के महिमा मंडल संबंधी है, मामा जी से बताइए ना, बांग्लादेश को दे दिया है आपने, जिसने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के हैं। ठीक है, सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी। ठीक है। अश्विनी जी, धारा 370 लागू हो जाएगी तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, और ये भी बताइएगा कि कैसे लागू हो जाएगी फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है। मैंने स्टार्टिंग में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि जिस तरीके से इसको हटाया गया है उसी तरीके से इसको वापस लाया कितना जाएगा। वक्त लगा इसे हटाने में, और आपको क्या लग रहा है कितना, हाँ जी, ग्रेजुअली कितना वक्त आप ले लेंगे इसे बहाल करने में? डेमोक्रेसी में समय नहीं बताया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर एक तरीका है पार्लियामेंट का, हम उसको अपनाएंगे जब अक्सरियत आएगी। हाँ। जब आज जो विपक्षी है जब सत्ता में आएंगे तो आपके सामने साफ हो जाएगा। आपको लगता है ये जब विपक्षी सत्ता में आएंगे तो इनके स्वर वही रहेंगे जो आज है? लगता है आपको ऐसे? किनके स्वर? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी तो मौजूदा सत्ता में है ही। किसकी बात कर रहे हैं कि आप जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता बदलेगी? किसकी बात कर रहे हैं आप? मोनिका जी, अश्विनी जी से मोनिका जी सुनिए, मोनिका जी एक सेकंड, एक सवाल है मोनिका जी, एक सवाल है। नहीं होगा निरंजन जी, आ रही हूँ आपके पास। जाएगी, लोकतंत्र जिंदा होगा। आज लोकतंत्र मरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस दिन लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा और धारा 370 को वापस बहाल किया जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कि दफन हो चुकी है, देश में धारा 370 कभी दफन नहीं हो सकती है। हाँ, इस वक्त अक्सरियत नहीं है, जब अक्सरियत आएगी, जब 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो धारा 370 फिर काबिज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा मौका है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटस दे दिया जाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। अन्यथा संघर्ष जो है वो तो किया ही जाएगा, चाहे सड़कों पे हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे असेंबली के अंदर हो। हिमांशु जी सुना आपने, अश्विनी जी कह रहे हैं ग्रेजुअली अपना काम किया जाएगा और धारा 370 बहाल भी हो जाएगी। मैं इसीलिए इनको समझा रहा हूँ कि मुझे लगता है इनको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको तो पता है नहीं कि धारा 370 के लिए इनको सेंटर का हाथ लेना चाहिए। ये अपने पार्लियामेंट में कुछ भी प्रस्ताव पारित कर लेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि इनके साथ कुछ भी हो जाएगा। ये इनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है हांडा जी को थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए, और फिर ये सीख के जब आएंगे तब हम इनसे अच्छे से बैठ के बातचीत करेंगे कि कैसे ये ला सकते हैं। ठीक है, सोई जी कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे निरस्त किया वैसे लग सकती है, तो इसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी हटा दी तो उसके बाद कोई चारा नहीं है। ये गुमराह करने वाली लोगों के। चलिए सोई जी, तमाम दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, आप बता दीजिए कैसे कैसे होगा, इसे प्रैक्टिकली कैसे होगा? सोई जी म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए माइक को।
सोहित जी आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी बात नहीं आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके 370 को यहाँ से हटाया, उसी तरह से हम संघर्ष करके 370 को वापस लाएंगे और पूरे भारत में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सोच रखने वाले लोग हैं, आपस में भाईचारा रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने से सर नुकसान क्या हुआ, एक बार ये भी जरा थोड़ा समझा दीजिए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जी। 370 चलिए सोहित जी का संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। निरंजन जी का रुख कर लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे और बखूबी समझा भी पाएंगे इस बात को कि प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है। और अगर अश्विनी जी और सोहित जी कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे, तो स्ट्रगल किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? लगता है कि सारे के सारे दिवा स्वप्न है, लोगों को भरमाने की बात है। और ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष जिस दिन यानी कि कांग्रेस गठबंधन जिस दिन सत्ता में आएगा उस दिन 370 रिवील कर दे। मैं एक चुनौती देता हूं आपके चैनल के ऊपर, एक बार राहुल गांधी जी से ये बात कहलवा के देखिए आप। महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव से पहले एक बार उनसे बयान दिलवाइए कि जिस दिन हम केंद्र में सत्ता में आए उस दिन हम 370 और 35 को दोबारा से वहां पे रिवाइव करेंगे। एक बार मेरी चुनौती है, एक बार कहलवा करके देखिए। वो समय चला गया जब मुन्ने था फांसे उड़ाया करते थे। अब ये भारत, अब ये जागृत भारत है और इनको ये चीज समझनी चाहिए कि अब आपको वहां के जनता ने जब सरकार में बिठाया है तो आप केवल वहां पे कुपोषण से लड़ने की बात कीजिए, वहां गरीबी से लड़ने की बात कीजिए, वहां अशिक्षा से लड़ने की बात कीजिए, वहां समस्याओं से लड़ने की बात कीजिए। अब आप अगर ये चाहते हैं कि केवल और केवल जनता को भरमाने में और जनता को बहकाने में आपका कोई लाभ है, तो मुझे लगता नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस प्रदेश के साथ है, आप उस जनता के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अफीम चटा करके वहां जो कुछ लोगों को बड़ा किया है, अब उनके दिन लग गए हैं। अब केवल और केवल राष्ट्रवाद, केवल और केवल भारतवाद। और आपको जब आप इन चीजों को समझेंगे तो वहां जनता भी इसको आत्मसात करेगी। और जनता मेरे हिसाब से आज जो वहां समस्याओं से जूझ रही है उस समस्याओं से भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर साबित करेगी। और अगर फिर भी इनके मन में किसी मतों में दोबारा से चुनौती देता हूँ, एक बार राहुल गांधी जी से बयान दिलवा दीजिए 13 तारीख से पहले कि हम कश्मीर के ऊपर हमारा सीधा हमारा एजेंडा ये है। मैं मान जाऊंगा आपकी बात। ठीक है, एक बार नम्रता जी का भी रुख कर लेते हैं। नम्रता जी, आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है, सिर्फ चूंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन बाहर से दे रहे हैं तो सिर्फ जनता के इमोशन से खिलवाड़ हो रहा है। जी, जनता के खिलवाड़ करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी काफी है। कांग्रेस ने इस देश को एक राजनीति को सिखाया है, पाठ पढ़ाया है कि किस तरह से होती है डेमोक्रेसी, होती क्या है, ये कांग्रेस से ने सिखाया है। ये निरंजन जी की बातों पे मुझे बहुत हंसी आती है कि बाहर बैठ के इनको जम्मू कश्मीर का बहुत ज्ञान आता है। देखिए, आपने कहा कि क्या हुआ जब 2019 5 अगस्त को हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, उसके बाद नुकसान क्या हुए ये आपने पूछा था। मैं बताती हूँ आपको क्या नुकसान हुआ। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी है। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसूट मचाई गई, तमाम यहाँ का कारोबार आउटसोर्स कर दिया बाहर के लोगों को, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करके। यहाँ खनन माफिया लाया गया, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को रेत बजरी हमारी ही महंगी करके बेचनी शुरू कर दी और स्मगलिंग की गई यहाँ पे रेत बजरी की। बीजेपी के ही एक एमएलसी थे उस वक्त के और आज एमएलए हैं बीजेपी के, जिन्होंने आरोप पीएमओ पे लगाया था कि यहाँ से लूट खसूट करके पैसा पीएमओ ऑफिस को दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे निरंजन जी बुरहान वानी को लेके। बुरहान वानी के लिए बीजेपी के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी ने कहा था, जब वो डिप्टी सीएम थे, कि उनको मारना एक्सीडेंटल था। आपने कहा नुकसान क्या हुआ है? आज टेररिज्म की वापसी हुई है। हमारे जो स्टेट के जो हक हैं, जिनको कानून बनाने का हक जम्मू कश्मीर से था। ठीक है नम्रता जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हिमांशु जी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं चलते चलते। हिमांशु जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि धारा 370 आपने रद्द करवा दी, लेकिन टेररिज्म कहाँ कम हुआ है? देखिए, मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में बता दिया था कि 70% जो है 2018 की बात करूंगा, 2023 की बात करूंगा। 2018 में जो है 70% अभी सिविलियन कैजुअलिटी कम आई है, 65% सिक्योरिटी कैजुअलिटी कम आई है, 95 पहले सिविलियन कैजुअलिटी होती थी, अब 2 केसेस आए हैं। 112 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस आते थे, अब 0 आए हैं। और जो ये बेरोजगारी की बात की है,
5,562 जो है सिर्फ कश्मीरी लोगों को लिया गया है। लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव की गई है। या कश्मीर गवर्नमेंट की साइड से देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की साइड पे 29,000 लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी की जा रही है, जो कि ऑन गोइंग है। तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि आप देखिएगा कि 6,600 करोड़ का FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट लाया गया है कश्मीर के लिए। एक जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पुल है सीलम नदी पे, वो कश्मीर में है। 2 मेडिसिटी दिए गए। ये सब करने का 5,500 करोड़ जो है ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है। मैं क्षमा के साथ आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी। तो धारा 370 को लेकर किस तरह से एक बार फिर से बवाल मचा है, ये लाइमलाइट में आ गया। हालांकि इस पर ऐसा नहीं कहेंगे कि बातचीत या चर्चा खत्म हो गई थी, लगातार ये मामला जो उठ रहा है। और ये भी कहना है पीडीपी डेमोक्रेटिक पार्टी का कि ग्रेजुअली इसे एक बार फिर से लागू कराने की कोशिश उनकी तरफ से जारी रहेगी। बहरहाल देखना होगा कोशिश किस तरह से कामयाब होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।